सर फोकस ये एनसीईआरटी बुक पे ही करूँगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी के बेसिस पे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तनुज कांडपाल और मैं वीडियो क्लास 12th के सभी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए लेके हुए आया हूँ और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है, तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सॉलिड्स होते क्या हैं करके। तो सॉलिड्स वो सारे सब्सटेंसेस जिनका एक डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास और डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। मतलब इनका एक फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड मास और फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, ठीक है। और इसी के आधार पे, मतलब फिक्स्ड मास, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम के आधार पे हम लिक्विड, गैस और सॉलिड 3 टाइप के कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सारे सब्सटेंसेस को। और आपने अपने आसपास तो देखी होंगी बहुत सारी चीज़ें कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है करके। तो ये तो होगी इसकी सॉलिड की ये मेन चीज़ें जो इसकी डेफिनेशंस वगैरह हैं। तो हम चले जाते हैं इसके दूसरे टॉपिक की तरफ। तो इसमें आपके जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो इसमें आपका पहली करेक्टरिस्टिक है, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो इसका जो मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब फिक्स्ड रहता है। और इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होती है शॉर्ट होती है, जो मतलब इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होती है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी रहती है और शॉर्ट रहती है, तब जाके ये सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है इसके अंदर और इनके एटम्स के अंदर। और जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो ऑसिलेट करते हैं, मतलब रोटेट करते हैं या घूमते हैं, अपनी फिक्स जगह पे वाइब्रेट करते हैं। और दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, मतलब सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है। जैसे पेन है, इनकम्प्रेसिबल है, इसको हम दबाएंगे तो ये दब नहीं रही है, या तो ज़्यादा ही प्रेशर लगाएंगे तो टूट जाएगी। फिर मतलब ये सॉलिड तो रही, सॉलिड तो हुई, लेकिन ये फिर किसी काम की नहीं हुई इस टाइप से। मतलब ये इसकी प्रॉपर्टी होगी कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल और रिजिड। रिजिड मतलब हार्ड, आपको पता ही है। तो सॉलिड के मेनली 2 टाइप ये बुक में आपको दे रखे हैं, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमोर्फस तो आपका स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड ऐसे करके एमोर्फस सॉलिड को कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप का सॉलिड है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेनली हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड 2 टाइप के सॉलिड हो गए। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है आपका, उसमें होते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल होते हैं, जो एक डेफिनेट शेप, मतलब डेफिनेट करेक्टरिस्टिक और ज्योमेट्रिकल शेप प्रोवाइड करते हैं पूरे सॉलिड को, ठीक हो गया। और इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक अच्छे से अरेंजमेंट में होते हैं और एक क्रिस्टल टाइप का फॉर्म करते हैं। एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है इनकी, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे इसका सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl और क्वार्ट्ज इसके टिपिकल एग्जांपल दे रखे हैं इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। और एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस का मतलब हो गया नो फॉर्म, मतलब इसका कोई फॉर्म नहीं है, मतलब ये लिक्विड की तरह भी बिहेव करते हैं। कोई सॉलिड के अंदर हम इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसके करेक्टरिस्टिक सॉलिड के जैसे शो करते हैं। वैसे इसका शेप इरेगुलर होता है और ज्योमेट्री ज़्यादा शो नहीं करते अच्छी। तो मतलब द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ सॉलिड इन एमोर्फस सॉलिड इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो इसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं वो शॉर्ट रेंज के ऑर्डर के होते हैं। और आप पीरियोडिकली रिपोर्ट, जो इसकी रिपीटिंग होती है एटम्स मॉलिक्यूल्स की, वो शॉर्ट डिस्टेंस तक की रहती है। तो इसका द क्वार्ट्ज ग्लास एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल होगा आपका क्वार्ट्ज ग्लास। तो इसमें आप, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दे रखे हैं आपको एग्जांपल में, ये डायग्राम भी दे रखे हैं। क्वार्ट्ज देखिए आप, बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बिल्कुल अच्छे से फॉर्म में है। और ये क्वार्ट्ज ग्लास दे रखे हैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट रेंज ऑर्डर और बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं है इसका, कहीं भी इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इसके ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक भी इसके और प्लास्टिक भी इसका एग्जाम्पल है एमोर्फस सॉलिड का। और इनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड से तब जाके इनको डिवाइड किया गया, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। और चलो हम सीधे इस पे इनके डिफरेंसेस पे आ जाते हैं। तो डिफरेंसेस में आप इनकी प्रॉपर्टीज भी समझ जाएंगे। पहला डिफरेंस है इसका शेप। क्रिस्टलाइन सॉलिड का शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है और बिल्कुल एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है इसका। और एमोर्फस सॉलिड जो है आपका, उसका इरेगुलर शेप होता है, मतलब कोई ज़्यादा अच्छा शेप नहीं रहता है इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स का। और दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसी भी सॉलिड का जिसमें वो गल जाता है, जिसमें वो पिघल जाता है इस टाइप से। तो मेल्ट होते हैं बिल्कुल एक शार्प या हाई मेल्टिंग पॉइंट में ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट रहता है। और जो ये एमोर्फस सॉलिड है, ये किसी भी टेम्परेचर में, मतलब शॉर्ट रेंज टेम्परेचर है किसी में भी, ये सॉफ्टन होने लग जाते हैं, धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देते हैं। और क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब इसको, सॉलिड को जब हम काटेंगे, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जब हम क्लीवेज करते हैं, मतलब इसको एक किसी चाकू वाकू से काटते हैं, तो ये दो
2 या 3 हिस्सों में, कितने भी हिस्सों में, तो इसकी प्लेन सरफेस जनरेट करता है। जैसे 2 हिस्सों में काटेंगे तो प्लेन सरफेसेस जनरेट करेगा। और एमोर्फस सॉलिड को आपको 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ये आपका क्या कहते हैं, बिल्कुल इरेगुलर सरफेसेस जनरेट करेगा। और हीट ऑफ फ्यूज़न होती है आपकी डेफिनेट और करेक्टरिस्टिक रहती है इसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। और इनका आपका रहेगा एमोर्फस सॉलिड में डेफिनेट नहीं रहती है हीट ऑफ फ्यूज़न। और एनाइसोट्रॉपी में आ जाएंगे हम। एनाइसोट्रॉपिक होता है आपका, जैसे हम कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं ना, जैसे हमने इसके मॉलिकुलर लेवल पे हमने दिखा रखा है इसको ये, तो इसमें आपका एनाइसोट्रॉपी मतलब हो गया कि हर डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अलग, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं अलग, इस टाइप से प्रॉपर्टी सब अलग अलग दिखाएगा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी होगी है, जैसे आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखी है, हर डायरेक्शन में अलग अलग दिखाएगा। और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का, और हर हर डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो तब जाके इसको एनाइसोट्रॉपिक कहेंगे। लेकिन एमोर्फस सॉलिड जो है आपका, वो आइसोट्रॉपिक इन बिहेवियर है, मतलब ये सब डायरेक्शनों में सेम क्रिस्टल दिखाएगा और सेम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वैल्यू सब इसकी सेम आएगी इसकी एमोर्फस सॉलिड्स की। और शॉर्ट ऑर्डर के होते हैं इसके। और नेचर बताया सॉलिड का कैसा होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका दिया है कि ट्रू सॉलिड होता है, एनसीईआरटी है। और स्यूडो सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड आपका स्यूडो सॉलिड मतलब फेक सॉलिड कह सकते हैं या सुपर कोल्ड लिक्विड, इसको ट्रू सॉलिड्स नहीं कहेंगे एमोर्फस सॉलिड को। तो इससे आपको इनकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएंगी और समझ में भी आ जाएगा किस टाइप से ये दे रखे। तो ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो इनका अरेंजमेंट कैसा रहता है पार्टिकल्स का, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपका रहता है लॉन्ग रेंज की ऑर्डर रहती है, एमोर्फस सॉलिड में आपकी शॉर्ट रेंज की ऑर्डर रहती है। फिर इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन दिए हैं कि सॉलिड रिजिड क्यों होती है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, इस टाइप से दे रखे हैं। ये सब आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सॉलिड के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा है और डेफिनेट वॉल्यूम इसलिए है क्योंकि इसके जो डेंसिटी है बहुत हाई रहती है इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस की। और फिर हमने क्लासीफाई कर रखा है इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड से। तो ये 4 टाइप हो गए, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। पहला हो गया मॉलिकुलर सॉलिड, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके होते हैं मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे मॉलिकुलर सॉलिड्स। जैसे मॉलिकुलर सॉलिड्स के अंदर भी इसके 3 टाइप हैं, नॉन मॉलिकुलर, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो पहला नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स है आपका, जिसमें एटम्स होते हैं आपके, लेकिन उसमें पोल नहीं होगा। पोल मतलब जैसे चार्ज नहीं होगा उसमें, वो बिल्कुल नॉन पोलर होंगे उसके मॉलिक्यूल्स, तब जाके हम इसको वो कहेंगे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके आर्गन, हीलियम और H2Cl2 I2 इस टाइप के सॉलिड। और इनका जनरली होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और ये यूजुअली इन लिक्विड और गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर में। और पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में आपके पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और ये बिल्कुल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये होते हैं आपके सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाइयर, मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होते हैं नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से, ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। और ये आपके होते हैं लिक्विड और गैसेस रहते हैं आपके रूम टेम्परेचर में। इसके एग्जांपल हो जाएंगे पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के HCl हो जाएंगे, SO2 हो जाएंगे, सॉलिड SO2 NH3 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड से क्या होगा, उस टाइप के मॉलिकुलर सॉलिड्स जिनके बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जिनके बीच में ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से प्रेजेंट है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, F1 इसको कहा जाता है। और इनके बीच में होता है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम बर्फ़ ले सकते हैं H2O, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, बर्फ़ के बीच में। और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं और रूम टेम्परेचर और प्रेशर में मतलब वॉलेटाइल रहते हैं। वॉलेटाइल मतलब कि ये भाप बन जाते हैं जब हम इसको उमालते हैं, या तो ये बॉईल हो जाते हैं इजीली, वेपर फेस में चले जाते हैं। और आयनिक सॉलिड दूसरी कैटेगरी है आपकी, आयनिक सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। आयनिक सॉलिड्स आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयनिक, आयन होते हैं इसके अंदर, आयनिक सॉलिड्स के अंदर, जैसे कैटायन हो गया, एनायन हो गया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और दी सॉलिड आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल इन नेचर, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और वैसे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे नमक है, नमक का हम आयनिक सॉलिड के अंदर डालेंगे उसको NaCl, तो इसमें क्या कहते हैं,
जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो उसमें लाइट को अगर हम फ्लो करेंगे तो लाइट फ्लो हो जाती है आयनिक सॉलिड के अंदर। NaCl इसका एग्जांपल हो गया आयनिक सॉलिड का। अब हम आ जाएंगे मेटेलिक सॉलिड के अंदर। मेटेलिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो इसमें जो मेटल्स होते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज के, जो इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का सी होता है उसके अंदर। इसके मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन का सी है, उसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन का सी होते हैं वहाँ। इलेक्ट्रॉन मतलब छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, और इस टाइप से मेटेलिक क्रिस्टल हो जाएगा। और दीज फ्री, जो ये इलेक्ट्रॉन में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे छोटे मैंने बताया, और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी करते हैं। और इसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे गोल्ड हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, एलॉय जितने भी होते हैं आपके। ये हाईली मैलिएबल, मतलब इनका ये हाई मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको थिन शीट्स और पिघलाया जा सकता है, थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आगे आपके चौथे में कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड है आपके, जिसमें मतलब आपका कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो कोवलेंट बॉन्ड जैसे आपका प्रेजेंट हो गया है, कोवलेंट बॉन्ड है आपका डायमंड के बीच में, ग्रेफाइट के बीच में, और ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट में। मतलब जो डायमंड है आपका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, और नॉट दे आर इंसुलेटर एंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इंसुलेटर होंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस टाइप से हो गया आपका। और ग्रेफाइट और डायमंड दे रखे हैं। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये दे रखे हैं, लेयर दी है ग्रेफाइट की, फर्स्ट लेयर सेकंड थर्ड, इनके बीच की डिस्टेंस दी है। और ये डायमंड दे रखे हैं, डायमंड का स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में। और लेकिन एक एक्सेप्शन है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड में। ग्रेफाइट होता है आपका सॉफ्ट, जबकि और इसमें हार्ड होते हैं। और ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर। जो लेयर मैंने दिखाई आपको उसमें अरेंज है, तब जाके इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, द फोर्थ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स जो फ्री होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन, वो इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अब इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के इस पे आपको वो दे रखे हैं, चार्ट दे रखे हैं, जिससे आप समझ पाए मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड। तो अब हम आ जाते हैं क्रिस्टल लैटाइस में। तो क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल है आपका। जब हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को एक ऐसे अरेंजमेंट में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उसको अरेंज करते हैं, तो वो एक क्यूब टाइप में किसी में भी हम उसको अरेंज करते हैं तो वो एक ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। जैसे ये दे रखे है क्रिस्टल लैटाइस, इसको कहेंगे हम। क्रिस्टल लैटाइस दिख रहा है आपको ऐसा, ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटाइस। और जो इसमें छोटा रेड कलर से दिया गया है इसको हम कहेंगे यूनिट सेल। क्योंकि जैसे आप मान लो कि ये है आपका एक रूम है और ये ईंट है, तो ये पूरा रूम बना है, हरा वाला रूम है, और ये रेड वाला ईंट है, इसको जोड़ जोड़ के वो बने, तो इसको यूनिट सेल कहेंगे और इस पूरे को क्रिस्टल लैटाइस कहेंगे। तो आप इससे क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल को समझ सकते हैं। और क्रिस्टल लैटाइस आपका डेफिनेशन देखी जाए तो द रेगुलर, जब हम अरेंजमेंट करते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन को, इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, तो ये क्रिस्टल लैटाइस फॉर्म करते हैं। और जहाँ पर कोई ये पॉइंट बनते हैं इनके क्रिस्टल लैटाइस के, उसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। और इसको यूनिट सेल, वो बता दिया मैंने आपको, जैसे घर बने हैं तो छोटी छोटी ईंटों से बने हैं तो उसको यूनिट सेल कह देंगे हम। और यूनिट सेल, द रिपीटिंग यूनिट सेल की अगर डेफिनेशन पूछे तो वो छोटी यूनिट जिसको हम रिपीट करते रहें, तो एक फिक्स्ड उसमें, फिक्स्ड ज्योमेट्री में या फिक्स्ड एक अरेंजमेंट में, पैटर्न में, तो ये एक क्रिस्टल लैटाइस को फॉर्म कर देगा। और हम इसके पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल की पैरामीटर क्या होते हैं जिससे हम इसको कैटेगराइज करें। इसके डायमेंशन होते हैं आपके ABC, लेंथ होगी ABC, इसमें फिर इसके एंगल आ जाते हैं, अल्फा हो गया आपका, बीटा हो गया आपका, गामा हो गया आपका, ऐसे करके दिखा रखे। ये आप यहाँ पर को देख सकते हैं, ये ABC इसमें इसके अलग अलग वो दिखा रहे हैं। और अल्फा एंगल दिखा रखे हैं C और B के बीच में, और बीटा एंगल दिखा रखे हैं A और C के बीच में, और गामा एंगल दिखा रखे हैं A और B के बीच में। तो ये पैरामीटर हो गया आपके यूनिट सेल के। ये हो गया आपका। अब प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल आ जाएगा आपका इसमें। अब यूनिट सेल भी आपकी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होगी आपकी जिसमें आपका बस कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे ये एटम्स, उसको हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, जैसे एक क्यूब होता है उसके कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं एटम्स, उसको तो हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल तब कहेंगे, 2 पार्ट हो गए, प्रिमिटिव और सेंटर्ड। तो सेंटर्ड तब कहेंगे जब हम
कॉर्नर के अलावा कहीं और भी प्रेजेंट है। जैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल तब होगा जब उसके बॉडी के सेंटर में, मतलब जो जैसे क्यूब है उसके सेंटर में भी अगर कोई एटम मॉलिक्यूल और आयन प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में कॉर्नर के अलावा, तो इसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और अगर फेस सेंटर यूनिट सेल, जैसे एक कमरे है, कमरे के 6 हिस्से, किनारे किनारे, ऊपर नीचे और आगे पीछे, तो वहाँ पे को भी पॉइंट प्रेजेंट है, उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम फेस सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। और तीसरा पार्ट है इसका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इन दिस इसके अपोजिट फेसेस में भी सेंटर अदर देन प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस बिसाइड्स द वन प्रेजेंट एट इट कॉर्नर्स। इसमें आपके कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेंटर ऑफ एनी टू, दो किसी भी अपोजिट फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे, उसको हम कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस हिसाब से आपके 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस आर गिवन एज सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके आपको दे रखे हैं, इस पे एग्जाम वो बना रखे हैं, चार्ट बना रखे हैं। तो पहला आपका हो जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, और मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो क्यूबिक आपका हो जाएगा, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में आपके हो जाते हैं क्यूबिक, टेट्रागोनल, सी से हम क्यूबिक बोल सकते हैं, टेट्रागोनल बोल सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक बोल सकते हैं, मोनोक्लिनिक बोल सकते हैं, और हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक बोल सकते हैं। तो इसकी एक्सिस की जो लेंथ मैंने आपको बताई थी ए बी सी, क्यूबिक में आपका ए बी इक्वल होता है, बी बी सी बी इक्वल होता है, और अल्फा बीटा गामा आपके एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे NaCl, जिंक ब्लेंड और Cu दे रखे हैं। और टेट्रागोनल आपका हो जाएगा ए और बी तो इक्वल होंगे लेकिन सी के इक्वल नहीं होंगे, और अल्फा बीटा 90 होगा। तो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं CaSO4, व्हाइट टिन, SnO2, TiO2। और ऑर्थोरोम्बिक आपके होंगे प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, इसके अलग अलग एग्जांपल हैं। और ए बी सी कोई भी इसकी डायमेंशन इक्वल नहीं होगी, लेकिन जो इसके एंगल है अल्फा बीटा और गामा वो 90 डिग्री के होंगे। इसके एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, KNO3, BaSO4 है। और हेक्सागोनल है आपका प्रीमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल, और इसका ए और बी साइड तो इक्वल होगी लेकिन सी के इक्वल नहीं होगी। और इसका अल्फा बीटा 90 डिग्री होगा, गामा आपका 120 डिग्री होगा। और ग्रेफाइट है इसका एग्जांपल ZnOCdS, और कैडमियम सल्फाइड। और इसमें रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, तो रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल आपका प्रीमिटिव हो जाएगा, लेकिन इसके ए बी सी साइड इक्वल होगी, लेकिन अल्फा बीटा और गामा तो इक्वल होंगे लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे, 90 से अलग होंगे, 95 या 100, इस टाइप से अलग अलग एंगल। और इसके एग्जांपल हो जाएंगे CaCO3। मोनोक्लिनिक है आपका प्रीमिटिव एंड सेंटर्ड, इसमें मतलब प्रीमिटिव भी हो सकता है, एंड सेंटर्ड भी हो सकते हैं। एंड सेंटर्ड वो हो जाएगा जिसमें आपका क्यूबिक सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे लेकिन अपोजिट फेसेस में भी प्रेजेंट होंगे, और एंड सेंटर तब जाके उसको कहा जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। और मोनोक्लिनिक के एग्जांपल हो जाएंगे आपके Na2SO4 और .10H2O। और इसके ए बी सी नॉट इक्वल होते हैं, और अल्फा बीटा 90 होते हैं, लेकिन अल्फा और गामा 90 होते हैं, बीटा 90 नहीं होते। और ट्राइक्लिनिक में आपका प्रीमिटिव पॉसिबल वेरिएशन हो सकता है उसका, और ए बी सी नॉट इक्वल होंगे, और अल्फा बीटा और गामा भी 90 के इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल हो जाएंगे K2Cr2O7, CuSO4, 5H2O, H3BO3। तो अब हम नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल की बात कर लें, तो अगर हम प्रीमिटिव यूनिट सेल में देखें तो इसमें आपका होता है, बस प्रीमिटिव यूनिट सेल में सिंपल क्यूबिक में होता है आपका 8 तो उसके कॉर्नर में प्रेजेंट हैं एटम्स, लेकिन उनका जो पूरे उसमें हिस्सा है तो वो बस 1/4 पार्ट, उसका 1/8 पार्ट है। तो 8 × 1/8 बस एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और टोटल एटम इसमें हो जाएगा 1 एटम। और बॉडी सेंटर में आपके 4 एटम तो किनारे वाले हो गए जो 1/8 पार्ट कर रहे हैं, और एक एटम आपका बॉडी के सेंटर में हो गया। तो इसके टोटल एटम हो जाएंगे, एक तो पहले वाला जो सिंपल क्यूब की तरह है, और इस एक दूसरा हो जाएगा। तो टोटल इसके एटम, नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे पर यूनिट सेल में 2 हो जाएंगे। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपके फेस में भी हो गए, फेस में हो गया आपके 6, तो उसकी फेस होगी ऊपर नीचे, आगे पीछे और दाएं बाएं, तो इसकी 6 फेस होगी। उसमें 1/2 पूरा हिस्सा रहता है एक एटम में, और 8 तो कॉर्नर वाले हो गए, 1 वो हो गया, और 6 × 1/2 हो जाएगा तो 3। तो टोटल इसका अगर देखा जाए तो कितना हिस्सेदारी है एक उसमें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल में, तो 4 एटम हो जाएंगे इसके। अब हम आ जाते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को इस तरह से अरेंज करा जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को ऑक्यूपाई करे, लेकिन उनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट हो उसको बहुत कम हो। जैसे आप बॉल हैं आपके पास बहुत सारी, उसको आप ऐसे एक लाइन में अरेंज करें कि जगह ज़्यादा घेरे लेकिन बॉल के बीच में जो गैप रहे वो बहुत कम रहे, इस टाइप से।
तो क्लोज पैकिंग को हम पहले तो वन डायमेंशन में, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, ऐसे करके हम दिखा सकते हैं इसको। ये एक ही एक्सिस में है, देखो ये बस ये सिंपल एक्स एक्सिस में। तो वन डायमेंशन में तो आपको दिखा दिया सिंपली ऐसे हो जाते करके, और टू डायमेंशन में आपका एक्स में भी प्रेजेंट है, वाई में भी प्रेजेंट है। तो इसके दो टाइप हो जाते हैं टू डायमेंशनल में। एक तो हो जाता है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग और एक हो जाता है आपका हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में क्या होगा, ये जैसे अरेंज्ड है ना एटम्स, तो इसके बीच में आप देख रहे होंगे रेड से हाईलाइट कर रखे स्क्वायर बन रहे हैं यहाँ पे, कोई ये स्क्वायर बन रहे हैं, यहाँ पे कोई स्क्वायर बन रहे हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हेक्सागन बन रहे, इसमें हेक्सागन बन रहे ऐसे 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 हेक्सागन। और इसमें ए बी ए टाइप अरेंजमेंट है, सारे एटम एक दूसरे के नीचे और गैप बस इतना सा छूट रहा है। ये जैसे ये सारी बॉल अरेंज है, गैप बस इतना सा छूट रहा है, एक ही लाइन में अरेंज है। और इसमें हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में एक लाइन ऐसे है, फिर एक थोड़ा गैप छोड़ के उसके एडजेसेंट है, फिर ऐसे करके इस टाइप से फिर हेक्सागन बन रहे हैं छः इसका कॉर्ड। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह रहते हैं मेरी वीडियो से रिलेटेड या 11th या 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड, या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते हैं आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आते हैं आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। और मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल की भी लिंक दे दूँगा आपको।